हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम अपना 6th लेसन पढ़ेंगे पुष्पभूति। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद उत्तरी भारत में एक बार फिर से अराजकता की स्थिति पैदा हो गई थी। अराजकता का मतलब है आपस में लड़ाई झगड़े ज़्यादा होने लग गए थे। सारे उत्तरी भारत में छोटे छोटे राज्यों में बंट गया था। विदेशी आक्रमणकारियों ने इस स्थिति को और भी ज़्यादा मुश्किल बना दिया था। विशेष रूप से हुनों के आक्रमणों ने पूरे उत्तर भारत को अराजकता की ओर धकेल दिया। इस अंधकार में स्थिति में हरियाणा के थानेश्वर से एक रोशनी की किरण उत्पन्न हुई, यानी कि इस समय थानेसर के श्रीकंठ जनपद में एक पराक्रमी राजा का उदय हुआ, जिसने हरियाणा क्षेत्र से देश के लिए एक नए युग का सूत्रपात किया। उसने अपने कुल के गौरव और मर्यादा का मान रखते हुए बर्बर हुणों को इस भूमि से दूर रखा। वह व्यक्ति था पुष्पभूति, जिसने हरियाणा के स्थानेश्वर में पुष्पभूति वंश की स्थापना की। इस वंश के राज्य को वर्धन वंश के नाम से भी जाना गया, क्योंकि इस वंश के शासकों के साथ अंत में वर्धन शब्द जुड़ा हुआ था। पुष्पभूति के बाद उसके वंश को नरवर्धन, आदित्यवर्धन तथा राज्यवर्धन जैसे शासकों ने आगे बढ़ाया। वर्धन या पुष्पभूति वंश का सबसे महान शासक हर्षवर्धन था। उसने वर्धन राज्य पर 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक शासन किया। उसने अपनी लगातार विजयों से अपने वंश तथा इस क्षेत्र के गौरव को आसमान तक पहुंचा दिया। वह एक महान शासक, महान सेनानायक, महान विद्वान तथा कुशल प्रशासक था। उस जैसा चारित्रिक विशेषताएं उस समय के किसी दूसरे शासक में नहीं थी। वह स्वयं विद्वान था, इसीलिए विद्वानों का जोरदार स्वागत सम्मान करता था। उसके शासन चलाने का एकमात्र उद्देश्य था जन भलाई। उसने धार्मिक सहनशीलता की नीति के तहत लोगों में सिर्फ प्यार बांटा और बदले में प्यार ही प्राप्त किया। उसके दरबार में एक से बढ़कर एक विद्वान थे। उसने स्वयं 3 ग्रंथ रत्नावली, प्रियदर्शिका व नागानंद की रचना भी की थी। पुष्पभूति का आरंभिक इतिहास। उसके आरंभिक इतिहास के बारे में पढ़ेंगे कि बाण भट्ट ने अपनी रचना हर्षचरित में पुष्पभूति वंश के संस्थापक पुष्पभूति पर उल्लेखनीय प्रकाश डाला है। उसमें उसे हरियाणा देश का शासक बताया गया है तथा स्थानेश्वर को उसकी राजधानी। विद्वानों का मानना है कि पुष्पभूति अक्षत्रिय वंश से संबंध रखता था, लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वह वैश्य जाति से संबंधित था। पुष्पभूति ने जिस वंश की स्थापना की वह भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण राजकीय वंश है। मौर्यों के बाद इस वंश ने भारतीय परिवेश में कन्नौज को उसी तरह से महत्वपूर्ण बना दिया जैसा कि कभी पाटलिपुत्र हुआ करता था। पुष्पभूति शिव का उपासक था। उसके गुरु का नाम भैरवाचार्य था। हर्ष के अभिलेखों बांसखेड़ा, सोनीपत, मधुबन, नालंदा में पुष्पभूति का नाम नहीं है। इन अभिलेखों में हर्ष से पहले के 5 वर्धन शासकों नरवर्धन, राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन, प्रभाकरवर्धन तथा राज्यवर्धन द्वितीय के नाम दिए गए हैं। इनमें पुष्पभूति का नाम न होना बहुत ही आश्चर्यजनक है। हर्षवर्धन के अभिलेखों के अनुसार नरवर्धन इस वंश का पहला ऐतिहासिक राजा था। प्रारंभिक 3 शासक कौन कौन से थे? नरवर्धन, राज्यवर्धन प्रथम तथा आदित्यवर्धन इस वंश के पहले 3 शासक थे। इन 3 शासकों ने महाराजा की उपाधि धारण की थी, जिससे यह संकेत मिलता है कि शायद ये सामंत शासक रहे हों, फुल फ्लैज ये राजा नहीं थे। इन 3 प्रारंभिक वर्धन शासकों ने 500 ईस्वी से 580 ईस्वी तक सामंतीय शासन किया। तीनों ने 80 वर्ष तक शासन किया। प्रभाकरवर्धन। विद्वानों व इतिहासकारों के अनुसार प्रभाकरवर्धन इस वंश का पहला स्वतंत्र शासक था।
वह वास्तव में स्थानेश्वर का पहला शक्तिशाली शासक था, जिसने महाराज धीराज तथा परम भट्टारक की उपाधियां धारण की थी। उसके शासनकाल में चारों ओर उसकी पताका लहरा रही थी। प्रभाकर वर्धन 580 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। उसका राज्य थानेश्वर तक ही सीमित रहा। वह सूर्य का उपासक था तथा हर्ष चरित्र में वर्णन के अनुसार उसे सूर्य की कृपा से 3 संतानें, वे कौन कौन सी थी? राज्यवर्धन, हर्षवर्धन तथा राजश्री प्राप्त हुई। उसने अपनी पुत्री राजश्री का विवाह मोखरी के राजा ग्रहवर्मन के साथ किया और 605 ईस्वी में प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई। यानी कि जो हर्ष के पिता थे प्रभाकर वर्धन, उनकी मृत्यु हो गई। राज्यवर्धन द्वितीय। राज्यवर्धन प्रभाकर वर्धन का बड़ा पुत्र था, जो अपने पिता की मृत्यु के बाद 605 ईस्वी में थानेसर की गद्दी पर बैठा। वह अपने पिता की मृत्यु से इतना विचलित हो गया था कि उसने संन्यास लेने की घोषणा कर दी थी, लेकिन हर्ष की जिद के आगे उसे झुकना पड़ा। उसने सिंहासन पर बैठने के बाद अपने पिता की तरह महाराज धीराज तथा परम भट्टारक की उपाधियां प्राप्त की। अभी राज्यवर्धन के राज्याभिषेक की खुशी पूरी भी नहीं हुई थी कि उसे समाचार मिला कि मालवा के राजा देवगुप्त तथा गौड़ के शासक शशांक ने मिलकर उसके बहनोई ग्रहवर्मन की हत्या कर दी। जो राजश्री का पति था ग्रहवर्मन, उसकी हत्या कर दी। इससे भी ज़्यादा दुखद समाचार यह था कि उसकी बहन राजश्री को पकड़कर जेल में डाल दिया गया। इस समाचार ने राज्यवर्धन को गर्म लोहा बना दिया। उसने थानेश्वर हर्ष को सौंप दिया और स्वयं अपने बहनोई की हत्या का बदला लेने व बहन राजश्री को रिहा करवाने के लिए विशाल सेना के साथ मालवा पर आक्रमण कर दिया। हो सकता है देवगुप्त को उसने मार डाला, लेकिन शशांक ने धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर दी। इस प्रकार राज्यवर्धन वंश पर चारों तरफ से संकट के बादल मंडराने लगे। लेकिन कहावत है कि सोना तप कर ही कुंदन बनता है। इस संकट का समाधान तथा पूरे वंश का भविष्य अभी तक उनके बीच में ही था और वह था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन प्रभाकर वर्धन का छोटा बेटा तथा राज्यवर्धन का छोटा भाई था। हर्षवर्धन का जन्म लगभग 590 ईस्वी में हुआ था और उसकी माता का नाम यशोमती था। उसमें बाल्यकाल से ही विलक्षण प्रतिभा थी और लोग उसमें सूर्य का प्रताप देखते थे। उसका बाल्यकाल बांडी, जो उसका बाल्यकाल मित्र था बांडी, उसके मामा का लड़का था और कुमारगुप्त और माधवगुप्त के साथ बीता उसका बचपन। और हर्ष को बचपन से ही अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी गई। वह कम आयु में अलग अलग प्रकार के शस्त्र चलाने में निपुण हो गया। 606 ईस्वी में हर्षवर्धन को थानेश्वर का शासक बनाया गया, लेकिन हर्षवर्धन सिंहासन ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन वहाँ के सेनापति ने उसको सिंहासन स्वीकार करने के लिए मना लिया। शासक बनने के बाद उसके सामने 2 गंभीर चुनौतियाँ थीं। एक, उसे गौड़ शासक शशांक को मारकर अपने भाई की हत्या तथा अपनी बहन राजश्री के अपमान का बदला लेना था, और दूसरी समस्या इससे भी भयंकर थी क्योंकि उसकी बहन कारागार से निकलकर विंध्याचल के जंगलों में सती होने के लिए चली गई थी। अब उसे किसी प्रकार ढूंढना था। अपनी सेना को भांडी के नेतृत्व में देकर अपने विश्वास पात्र सामंतों के साथ अपनी बहन को खोजने के लिए वह निकल पड़ा। उसने सही समय पर पहुंचकर अपनी बहन को सती होने से बचा लिया। राजश्री ने अपने भाई तथा कन्नौज के मंत्रियों के आग्रह पर कन्नौज का सिंहासन स्वीकार कर लिया। इससे कन्नौज व थानेश्वर के साथ होने से हर्ष की राजनीतिक और सैनिक शक्तियां काफ़ी बढ़ गई थी। अब है हर्ष की विजय कि हर्ष ने कौन कौन सी विजय की और अपने क्षेत्र का विस्तार किया। थानेश्वर तथा कन्नौज के एक हो जाने से हर्ष की शक्ति और गौरव इतना बढ़ गया था कि उसकी गणना उत्तर भारत के महान शक्तिशाली सम्राटों में होने लगी थी। हर्ष ने जिस समय थानेश्वर की गद्दी संभाली थी, उस समय इस राज्य की सीमाएं केवल निकटवर्ती क्षेत्रों तक ही
सीमित थी। इसके अलावा उसे विरासत में विकट पारिवारिक तथा राजनीतिक समस्याएं भी मिली थी। उसके राज्य पर खतरे के बादल मंडरा रहे थे, लेकिन हर्ष ने इस चुनौती को न केवल स्वीकार किया बल्कि बहुत ही जल्दी इनका समाधान करके एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। अब है उनकी पहली विजय। कौन सी थी? गौड़ की विजय। हर्ष ने शासन संभालते ही सबसे पहले गौड़ प्रदेश की तरफ ध्यान दिया। अब वह अपने भाई की हत्या को नहीं भूला था। उसके लिए यह विजय प्रादेशिक विस्तार से ज़्यादा अहम तथा स्वाभिमान का प्रश्न था। उसने अपने विश्वास पात्र मित्र तथा सेनापति भांडी को गौड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा। इस सेना के आगमन की सूचना से ही शशांक अपने स्थान से भाग गया। हर्ष की सेना को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। हर्ष के लिए यह अपमान की बात थी। उसने अपनी सैनिक शक्ति को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए कामरूप के शासक भास्कर वर्मन से दोस्ती का हाथ बढ़ाया। दोनों की संयुक्त सेना ने गौड़ पर चढ़ाई कर दी। शशांक अपनी राजधानी छोड़कर उड़ीसा की ओर भाग गया। साक्ष्यों से पता चलता है कि शशांक की मृत्यु के बाद ही हर्ष बंगाल पर अपना अधिकार कर सका। दूसरी विजय थी 5 प्रदेशों की विजय। ये 5 प्रदेश कौन कौन से थे? पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा। हर्ष लगातार 6 वर्षों तक 5 प्रदेशों के साथ युद्ध करता रहा और आखिरकार यह पंच भारत का स्वामी बन गया। तीसरी थी वल्लभी की विजय। भौगोलिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण राज्य वल्लभी आधुनिक गुजरात प्रांत में स्थित है। यह दक्षिण चालुक्य नरेश के साम्राज्य तथा हर्ष के साम्राज्य के बीच में था। यह दोनों साम्राज्य के मध्य एक बफर प्रदेश की भूमिका में था। बफर के उसमें शामिल था। इस युद्ध में वह पराजित हुआ तथा बड़ौच के शासक दद्दा के पास शरण लेकर अपनी जान बचाई, लेकिन हर्ष उसकी वीरता से बहुत खुश हुआ। ध्रुवसेन ने भी उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। हर्ष ने अपनी पुत्री का विवाह उससे करके उसे अपना पारिवारिक मित्र भी बना लिया। हर्ष की यह विजय उसकी महान कूटनीतिक सफलता थी। चौथी विजय थी पुलकेशिन द्वितीय से युद्ध। दक्षिण भारत में उस समय पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का एक शक्तिशाली शासक था। हर्षवर्धन की तरह वह भी एक महत्वाकांक्षी शासक था। हर्ष जहां दक्षिण की ओर अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, वहीं पुलकेशिन द्वितीय उत्तर की ओर अपने साम्राज्य को फैलाना चाहता था। ऐसे में दोनों के बीच टकराव होना स्वाभाविक था। इसीलिए अब युद्ध को किसी भी स्थिति में नहीं टाला जा सकता था। नर्मदा नदी के तट पर दोनों महान शासकों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष को हार का सामना करना पड़ा। इस विजय के बाद चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने परमेश्वर की उपाधि धारण की और 643 ईस्वी में हर्ष ने कोगोंद प्रदेश की मोर्चाबंदी करके पुलकेशिन द्वितीय के कुछ प्रदेश प्राप्त कर लिए थे। इससे उसने अपनी पिछली हार का भी बदला ले लिया था। अगला है कामरूप की विजय। गौड़ पर आक्रमण के समय हर्ष तथा कामरूप के शासक भास्कर वर्मन के बीच संधि हो चुकी थी। कामरूप के शासक भास्कर वर्मन ने बिना संघर्ष के ही हर्ष की अधीनता को स्वीकार कर लिया। अगला है सिंध की विजय। हर्ष ने सिंध के शासक पर आक्रमण करके उस पर अपना अधिकार कर लिया था। अगला है नेपाल तथा कश्मीर की विजय। बहुत से विद्वानों का मानना है कि हर्ष ने नेपाल तथा कश्मीर के क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया था। त्रिपाठी महोदय ने इन विजय को काल्पनिक ही माना है। इनका कहना है कि कश्मीर तथा नेपाल हर्ष के साम्राज्य के भाग नहीं थे। अगला है गंजाम विजय। उस समय गंजाम को कांगोन भी कहा जाता था, जो महानदी के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित था। हर्ष ने इस प्रदेश पर आक्रमण किया और उसे अपने साम्राज्य का अंग बना लिया। शायद गंजाम विजय हर्ष के जीवन की अंतिम विजय थी। अब है हर्ष का प्रशासन। हर्ष एक विजेता के साथ कुशल प्रशासक तथा राजनीतिज्ञ भी था। हर्ष ने अपने विजय अभियान से एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की।
हर्ष का राज्य उत्तर में हिमालय तक, दक्षिण में विंध्याचल तक, पूर्व में कामरूप तथा पश्चिम में सौराष्ट्र तक बताया गया है। हर्ष के शासन की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। हर्ष का शासन मुख्य रूप से सामंतवादी व्यवस्था पर आधारित था। केंद्रीय शासन के अंतर्गत हम राजा तथा उसकी मंत्री परिषद के मुख्य अधिकारियों या मंत्रियों के बारे में पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है राजा। हर्ष के शासनकाल का स्वरूप सामंती व्यवस्था पर आधारित राजतंत्रात्मक था। राजा के दैवीय सिद्धांत में विश्वास रखा जाता था, इसीलिए वह उपाधियां भी इसी प्रकार की धारण करता था, जैसे परम भट्टारक, महाराज धीराज, परमेश्वर, परम देवता तथा चक्रवर्ती। राजा स्वयं प्रशासन का सबसे बड़ा अधिकारी होता था। वह राज्य कार्यपालिका का अध्यक्ष, प्रधान न्यायाधीश तथा सर्वोच्च सेनापति होता था। साम्राज्य के सभी महत्वपूर्ण पदों पर अधिकारियों की नियुक्ति वह स्वयं करता था। अपनी इच्छा से किसी भी समय किसी भी अधिकारी को हटा सकता था। वह अपनी प्रजा के दुखों को दूर करने के लिए राज्य के अलग अलग हिस्सों में घूमता रहता था। दूसरा पॉइंट है मंत्री परिषद। हर्ष को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद का गठन भी किया गया था। हर्ष के समय मंत्रियों को सचिव या अमात्य कहा जाता था। मंत्री परिषद का प्रमाण हमें बाण तथा हर्ष के दोनों के वर्णनों से प्राप्त हुआ है। जरूरत पड़ने पर यह मंत्री परिषद अपना कर्तव्य निभाती थी। मंत्री परिषद के महत्व को हर्ष अच्छी तरह से समझता था, इसीलिए इसके सदस्य मंत्रियों की नियुक्ति वह स्वयं करता था। भांडी उसका मुख्यमंत्री था, जो रिश्ते में उसके मामा का लड़का था और बचपन से ही उसका मित्र था। सभी मंत्री अपने अपने कार्यों को पूरी निष्ठा से करते थे। मुख्यमंत्रियों तथा उनके विभागों के बारे में हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे प्रधानमंत्री। राजा के बाद साम्राज्य में प्रधानमंत्री का पद काफी महत्वपूर्ण था। भांडी हर्ष का प्रधानमंत्री था। प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर नियुक्ति स्वयं राजा करता था। प्रधानमंत्री का कार्य सभी विभागों की देखरेख करना तथा सभी विभागों की सूचना राजा को देना था। दूसरा था कुटुक। हाथी सेना के अध्यक्ष को कुटुक कहते थे। हर्ष के समय अश्व तथा हाथी सेना के कुटुक पद पर स्कंदगुप्त नियुक्त था। अगला है महाबलाधिकृत। हर्ष के समय सेना के सेनापति को इस नाम से पुकारा जाता था। हर्ष स्वयं अपने राज्य का प्रधान सेनापति था। सेनापति के पद पर उस समय महान योद्धा सिंहनाद काम करता था। महासंधि विग्रह अधिकृत। उस समय विदेश मंत्री को महासंधि विग्रह अधिकृत के नाम से भी जाना जाता था। हर्ष का विदेश मंत्री अवंती था। इसका कार्य विदेशों से आए राजदूतों के स्वागत, खाने पीने, ठहरने तथा सुरक्षा का इंतजाम करना था। अगला है अन्य मंत्री। हर्ष के समय और भी कई मंत्री काम करते थे। घुड़सेना का अध्यक्ष, न्यायाधीश, महलों की सुरक्षा का अधिकारी आदि थे। अब है अन्य प्रशासनिक इकाइयां। हर्ष का साम्राज्य आकार की दृष्टि से काफी विशाल तथा दूर दूर के क्षेत्र में फैला हुआ था। इतने विशाल क्षेत्र वाले साम्राज्य पर सिर्फ केंद्र के शासन नहीं चलाया जा सकता था। केंद्र से शासन नहीं चलाया जा सकता था। इसके लिए केंद्र की शक्तियों का विकेंद्रीयकरण जरूरी था, अर्थात उसको अलग अलग भागों में बांटना जरूरी था। हर्ष भी इस बात को अच्छी तरह से समझता था, इसीलिए उसने सारे प्रशासन को अलग अलग प्रशासनिक इकाइयों में बांट रखा था। उनको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे प्रांतीय शासन। हर्ष ने प्रशासनिक सुविधा के लिए अपने साम्राज्य को अलग अलग प्रांतों में बांटा हुआ था, जिन्हें भुक्ति कहा जाता था। इसके मुखिया को उपरिक महाराज या राजस्थानीय या गोप्ता कहा जाता था। राजा द्वारा इस पद पर बड़े ही वफादार साथी को लगाया जाता था। दूसरा है जिला प्रशासन। हर्ष के समय प्रांतों को, जो भुक्तियां थीं, उनको आगे जिलों में बांटा गया था, जिन्हें विषय कहा गया था। विषयों के मुखिया को विषपति के नाम से जाना जाता था तथा उसके अधीन आने वाले कार्यालय को अधिकरण कहा जाता था। स्थानीय प्रशासन। अगला पॉइंट है स्थानीय प्रशासन।
माना जाता है कि विषय का प्रशासन स्थानीय परिषद द्वारा चलाया जाता था, जिसमें नगर श्रेष्ठी, कायस्थ जैसे मुख्य अधिकारी होते थे। इनके सदस्यों को विषय महत्र कहा जाता था। तहसील स्तर के प्रशासन को पाठक कहा जाता था। अगला पॉइंट है ग्रामीण प्रशासन। ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई के रूप में काम करते थे। गांव के प्रधान को हर्ष के समय ग्रामक पटलिक तथा ग्रामिक कहा जाता था। ग्रामिक ग्राम पंचायत की सहायता से अपना शासन चलाते थे। अगला है राजस्व प्रबंध। हर्ष के समय भी राज्य की आय का मुख्य साधन भूमि कर था। यह उपज का लगभग 1/6 भाग होता था। बाणभट्ट के अनुसार हर्ष की आय को 4 प्रकार से खर्च किया जाता था। पहला सरकारी कार्यों पर, दूसरा भाग सार्वजनिक कार्यों पर, तीसरा विद्वानों का सम्मान करने में तथा चौथा दान पुण्य कार्यों में। राज्य के पास आय के स्रोत का कोई भी अभाव नहीं था। अगला है न्याय प्रबंधक। हर्ष ने न्याय के महत्व को समझते हुए एक सुसंगठित न्याय व्यवस्था का गठन किया था, जिसका प्रधान न्यायाधीश वह स्वयं था। उसकी अदालत न्याय का अंतिम स्रोत थी। हर्ष ने प्रशासन में लोगों की आस्था बनाए रखने के लिए कठोर दंड का प्रावधान किया था। राजद्रोह को सबसे बड़ा अपराध घोषित किया गया था। इसके लिए मृत्युदंड दिया जाता था। शांति की व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस विभाग की स्थापना भी की गई थी, जिनके कर्मियों को चाट या भाट कहा जाता था। सैनिक प्रशासन। अगला पॉइंट है सैनिक प्रशासन। हर्ष के विशाल साम्राज्य की स्थापना तथा सुरक्षा का मुख्य आधार सेना थी। हर्ष ने अपनी विशाल सेना के बल पर ही इस साम्राज्य की स्थापना की थी तथा इसी के भरोसे इसकी सुरक्षा थी। अगला है सार्वजनिक हित के कार्य। प्राचीन भारत के महान सम्राट अशोक की तरह हर्ष ने भी प्रजाहित के कार्यों को सबसे ऊपर रखा। उसने अपने शासनकाल में बहुत से बौद्ध विहार, चैत्य, स्तूप, मंदिर, धर्मशालाओं का निर्माण करवाया। शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए उसके द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को काफ़ी आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई गई। धर्मशालाओं के निर्माण से यात्रियों के लिए ठहरने तथा मुफ्त भोजन की भी व्यवस्था की गई। तो बच्चों, ये आज यहीं तक पढ़ेंगे। कल हम पढ़ेंगे हर्ष का धर्म, साहित्य तथा शिक्षा में योगदान।